नेशनल इनकम, नेशनल इनकम, नेशनल इनकम। यार सोचा है कभी आपने किसी एक कंट्री की नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना? क्या इसके बारे में कभी आपके माइंड में थॉट आया? और आप सोचो यार कि हम लोग कितना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाते हैं, यानी कि जब हम इकोनॉमिक्स की नॉलेज रखते हैं, इकोनॉमिक्स की इतने सारे कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं, यानी हम इस लायक हो जाते हैं, इतने केपेबल हो जाते हैं कि हम किसी एक कंट्री की नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर पाते हैं, या एटलीस्ट वो कैलकुलेट होती कैसे होगी उसके बारे में हमें जान हमें पता होता है और हम उसके बारे में पढ़ते हैं। यानी यार बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो आज हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं एंड बात करने वाले हैं, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम बाय वैल्यू एडेड मेथड। तो बच्चा जल्दी से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं सबसे पहले कि यार ये जो थॉट है कि यार किसी कंट्री की नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का ये थॉट आया कैसे होगा और ये कैसे इवन पॉसिबल है बच्चों। तो द थिंग इज कि जब भी आपसे बोला जाता है कि यार हाउ मेनी methods are there for classifying, yeah, for calculating the value of national income, so your answer will be, sir, measurement of national income will be classified into, yeah, method of measurement of national income will be classified into three different categories. First will be, और बच्चा हम national income को calculate कर सकते हैं through value added method, then through income method and through expenditure method. So ये सब methods introduce कहां से हुए, हमें इसके बारे में पता है क्या? तो ध्यान से समझेंगे कि हमने जब इसको यहां पे डिस्कस किया कि भाई सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में जैसा कि हमें पता है कि यार तीन फेसेस होते हैं। पहला फेज हमारा जनरेशन फेज। जनरेशन फेज का मतलब होता है कि हम अपनी इकोनॉमी के अंदर इस चीज को फाइंड आउट करते हैं बच्चा कि साल भर में कितनी वैल्यू के टोटल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए गए इकोनॉमी के अंदर। उस फेज को क्या बोला जाता है? जनरेशन फेज। एंड जनरेशन फेज की वजह से कौन सा वाला मेथड इंट्रोड्यूस होता है बच्चा? तो आप बोलोगे जनरेशन फेज की वजह से वैल्यू एडेड मेथड को इंट्रोड्यूस किया जाता है। अब उसके बाद जनरेशन के बाद क्या होगा भाई? तो अपना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम यानी जब प्रोडक्शन किया जाता है एंड प्रोडक्शन के लिए बहुत सारी फैक्टर सर्विसेज ली जाती है हाउस होल्ड से। तो बेसिकली हाउस होल्ड फैक्टर सर्विसेज दे क्यों रहा है? तो भैया हाउस होल्ड फैक्टर सर्विसेज दे रहा है जस्ट बिकॉज दे वांटेड टू अर्न अ फैक्टर इनकम। ओके, तो हमारी इकोनॉमी के अंदर रह करके फैक्टर सर्विसेज से या फैक्टर ट्रांजेक्शन के थ्रू कितना इनकम जनरेट किया गया है, अगर हम इसको बेस बना ले, विच इज टू बी नोन एज डिस्ट्रीब्यूशन फीस, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चा? तो जिसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फीस। तो यहाँ पे हम लिख देंगे डिस्ट्रीब्यूशन फीस। तो डिस्ट्रीब्यूशन फीस किस मेथड को रिप्रेजेंट करता है? तो डिस्ट्रीब्यूशन फीस रिप्रेजेंट करता है इनकम मेथड को। किसको बच्चा? इनकम मेथड को। एंड थर्ड मेथड विल बी, और तो भाई आपने बोला बेसिकली कि जब हमारे जो हाउस होल्ड है और उनके पास फैक्टर इनकम जनरेट हो जाता है तो फिर वो इनकम से वो लोग डिमांड करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज इकोनॉमी के अंदर, इज इट? और वो डिमांड जब करते हैं तो वो रेडी होते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के लिए। तो थर्ड फेज जिसको हम बोलते हैं भाई इनकम को डिस्पोज करना, यानी कि डिस्पोजिशन ऑफ इनकम। क्या बोलते हैं भाई? डिस्पोजिशन ऑफ इनकम। तो डिस्पोजिशन ऑफ इनकम का मतलब क्या है? तो आप बोलोगे सर डिस्पोजिशन ऑफ इनकम का मतलब है एक्सपेंडिचर मेथड। क्या बोले जाएगा? डिस्पोजिशन ऑफ इनकम की वजह से एक मेथड इंट्रोड्यूस किया जाता है एंड उस मेथड को बोला जाता है बच्चा यहां पर एक्सपेंडिचर मेथड। सो ओवरऑल आज के इस सेशन के अंदर हम बात करेंगे अपने वैल्यू एडेड मेथड में कि यार वैल्यू एडेड मेथड के थ्रू हम कैसे नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं एंड द थिंग इज कि वैल्यू एडेड मेथड होता क्या है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं आपको, दिस इज मेहता वालम योर कॉमर्स एजुकेटर, एंड चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं हमारा वैल्यू एडेड मेथड होता क्या है एंड वैल्यू एडेड मेथड के थ्रू हम कैसे अपनी इनकम को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बच्चा जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पर वैल्यू एडेड मेथड ऑफ मेजर नेशनल इनकम। तो भाई कुछ बेसिक चीजें यहाँ पर एक समरी के फॉर्म में अगर हम देखें तो हमारा वैल्यू एडेड मेथड हमसे क्या बोलता है भाई? हमसे बोलता है कि सबसे पहले आपको क्या करना है भाई? जीडीपी वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना है। वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब क्या होता है कि आप सबको पता है कि एक पूरी इकोनॉमी के अंदर एक जो पूरी इकोनॉमी है बच्चों, वो पूरी इकोनॉमी क्लासिफाइड की जाती है तीन डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर। किसमें? तीन डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर। पहला सेक्टर क्या होता है? तो पहला सेक्टर होता है बच्चा प्राइमरी। पहला सेक्टर क्या होता है? तो पहला सेक्टर होता है प्राइमरी सेक्टर। देन सेकंड सेक्टर कौन सा होता है? तो सेकंड सेक्टर होता है बच्चा सेकेंडरी सेक्टर, है ना। एंड देन थर्ड सेक्टर कौन सा होता है हमारा? तो थर्ड सेक्टर होता है हमारा टेरिटरी। थर्ड सेक्टर हमारा क्या होता है बच्चा? टेरिटरी सेक्टर। अब सिंपल सी बात है, तीन सेक्टर्स को थोड़ा सा सर डिस्कस कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर लेते हैं। प्राइमरी सेक्टर का मतलब होता है बच्चा एग्रीकल्चर सेक्टर, लाइक एग्रीकल्चर जो एक्टिविटीज है ना वो वाला बेस वाला सेक्टर। तो इसका मतलब प्राइमरी सेक्टर का मतलब है जहां पर हम लोग भाई रॉ मटेरियल जनरेट कर रहे हैं फॉर द मैन्युफैक्चरिंग। तो प्राइमरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग किस चीज की होती है बच्चा? रॉ मटेरियल की। या रॉ मटेरियल को निकाला जाता है या प्रोड्यूस किया जाता है, जिसमें हम बोलते हैं फार्मिंग एंड ऑल सब कुछ कंसिडर किया जाता है। फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग, देन द थिंग्स पोल्ट्री फार्मिंग। अगर ये सारे जो काम है, ये सारी जो एक्टिविटीज हैं, इसको कंसिडर किया जाए कि ये किस किस सेक्टर में कंसिडर किया जाएगा, तो ये हमेशा एंड हमेशा प्राइमरी सेक्टर में कंसिडर किया जाएगा।
अब जब प्राइमरी सेक्टर ने रॉ मटेरियल जनरेट कर दिया होगा, तो उन रॉ मटेरियल को जनरेट करके या उन रॉ मटेरियल को लेकर के सेकेंडरी सेक्टर अपना काम चालू कर देगा। और सेकेंडरी सेक्टर का मतलब होता है भाई मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फाइनल गुड्स। सेकेंडरी सेक्टर का टास्क क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फाइनल गुड्स, इज इट? तो हाँ सर, बिल्कुल मैन्युफैक्चरिंग, यहाँ पे इंडस्ट्रीज आ रही है, यहाँ पे इंडस्ट्रीज आ रही है, यहाँ पे कंपनीज आ रही है। तो अगर अभी कभी भी आपसे पूछा जाए कि इंडस्ट्रीज एंड कंपनीज ये किस सेक्टर में कंसिडर किया जाएगा, तो योर आंसर विल बी सेकेंडरी। एंड व्हेनेवर वी टॉकिंग अबाउट टेरिटरी सेक्टर, तो टेरिटरी सेक्टर का मतलब क्या होगा बच्चा? तो टेरिटरी सेक्टर के अंदर यानी कि सर्विस सेक्टर, जो भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जितने भी इकोनॉमी के अंदर सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, इनको किस सेक्टर में कंसिडर किया जाता है बच्चा? इट विल ऑलवेज बी ट्रीटेड एज अ टेरिटरी, इट इज अ पार्ट ऑफ टेरिटरी सेक्टर ऑलवेज, इज इट? तो ये वाला थॉट आपको क्लियर है। अब हमें जब वैल्यू एडेड मेथड निकालना होता है, तो हम लोग सबसे पहले निकालते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट। एक टर्म है जो काफी ज्यादा सोचा जाता है, काफी हम लोग सुनते हैं, एंड आई थिंक इसे काफी लोग यूज भी करते हैं, बट सच में उनको क्या इस बारे में एग्जैक्ट पता है कि जीडीपी 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 इतनी बार बोला जाता है? सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीडीपी? क्या सोचा है कभी इस बारे में कि जीडीपी एटलीस्ट होता क्या है भाई? तो जीडीपी का मतलब होता है, फुल फॉर्म नहीं बताऊंगा, चलो फुल फॉर्म बता देता हूं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब सर ये फुल फॉर्म से क्या कॉन्सेप्ट आ जाएगा? नहीं आता। फुल फॉर्म बहुत सारे लोगों को पता है, जिस तरह से जीएसटी का फुल फॉर्म सबको पता है, बट जीएसटी होता क्या है शायद बिल्कुल 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 कोई आइडिया नहीं दूर दूर तक। स्टिल वैसे ही जीडीपी का भी कॉन्सेप्ट है, मैक्सिमम लोग जीडीपी वर्ड यूज तो करते हैं, बट जीडीपी का मतलब ही नहीं पता। तो जीडीपी का मतलब अब यहां से आपको पता होगा कि एक पूरे साल के अंदर ड्यूरिंग एन इकोनॉमी, एक इकोनॉमी के अंदर टोटल कितनी वैल्यू के फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए गए। वैल्यू ऑफ आउटपुट, यानी हमेशा ध्यान रखिएगा जीडीपी को क्या बुलाया जाता है बच्चा? तो जीडीपी को बोला जाता है बच्चा वैल्यू ऑफ आउटपुट। क्या बोला जाता है बोलो? वैल्यू ऑफ आउटपुट। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैल्यू ऑफ आउटपुट? वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब बच्चा कि टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज क्रिएटेड इन अ इकोनॉमी ड्यूरिंग एन फाइनेंशियल ईयर या ड्यूरिंग एन सिंगल फाइनेंशियल ईयर, इज इट? तो एक साल के अंदर टोटल कितनी वैल्यू के फाइनल, मैं बार बार एक वर्ड यूज कर रहा हूं जिसको आप नोटिस करोगे कि सर आप बार बार फाइनल गुड्स बोल रहे हो, तो बिल्कुल यहां पे कोई इंटरमीडिएट गुड्स नहीं आएंगे ना, आप फाइनल गुड्स को क्लासिफाइड करोगे कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट में, नहीं। आप सिर्फ और सिर्फ क्या बोलोगे कि टोटल कितनी वैल्यू के फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज क्रिएट की गई इकोनॉमी के अंदर, इसका अगर वैल्यू कर लो, यानी मैंने अगर बोल दिया फॉर एग्जांपल कि 5,000 करोड़ रुपए के फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए गए एक इकोनॉमी के अंदर, तो इस वर्ड को बोला जाएगा, इस पूरे टर्म को यानी 5,000 करोड़ को क्या बोला जाएगा? जीडीपी। कि हमारी इकोनॉमी की जीडीपी कितनी है? 5,000 करोड़ की टोटल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, करेक्ट? तो चलिए ये वाला थॉट तो क्लियर हो गया। इसी चीज पे अपन को ध्यान रखना था कि यार ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। सबसे पहला हमें वैल्यू एडेड निकालना है, देन उसके बाद वैल्यू एडेड किस सेक्टर से बच्चा? तो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड क्वार्टरली, यानी कि तीनों जो हमने बीच में क्लासिफाइड किया, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी, बस आप वो याद रखिएगा। सेकेंडरी को इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग में रिप्रेजेंट किया है एंड टेरिटरी को क्वार्टरली में प्रेजेंट किया है। गॉट इट? तो आपका ये थॉट क्लियर होना चाहिए। अब चलिए शुरुआत करते हैं नेशनल इनकम की, बट यहां पे आपको समझना है कि सबसे पहले क्या बोला गया भाई कि नेशनल इनकम आपको निकालना है। एंड कैसे निकालोगे? तो जीवीएट एमपी ऑफ प्राइमरी सेक्टर, यानी मैं ये ध्यान रखूंगा कि प्राइमरी सेक्टर से कितने की वैल्यू मैंने क्रिएट किया। मान लो मैंने व्हीट प्रोड्यूस किया, मैंने राइस प्रोड्यूस किया, मैंने मिल्क प्रोड्यूस किया, ये सब कुछ प्रोड्यूस करके मेरे को प्राइमरी सेक्टर से कितना आउटपुट मिला। ओके, तो मैं इसको सबसे पहले कैलकुलेट करूंगा। तो मैं बोलूंगा सबसे पहले कि मुझे प्राइमरी सेक्टर से यानी कि मेरा जीवीए एट एमपी कितना है, ठीक है ना? मैंने क्या बोला? जीवीए एट एमपी मेरा कितना है फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर। तो अभी सिर्फ प्राइमरी सेक्टर लिया, बट आपको पता है कि इकोनॉमी में अगर ओवरऑल जाना है तो इसका मतलब तीनों सेक्टर कंसिडर आपको करने पड़ेंगे, करेक्ट? तो अभी मैंने प्राइमरी से लिया जीवीएट एमपी, देन मैंने सेकेंडरी से लिया जीवीएट एमपी। ये ध्यान रखिएगा हमेशा यहां पर मार्केट प्राइस ही आएगा। एंड फिर मैंने टेरिटरी से ले लिया बच्चा जीवीए एट एमपी। सबसे पहला टास्क क्या होगा मेरा? जीवीएट एमपी निकालने का, यानी जिसको बुलाया जाता है ग्रॉस वैल्यू एडेड। और ये निकलता कैसे, इसके बारे में बात करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। आप ये बोलोगे सर क्या हमारे क्वेश्चन में गिवन होता है कि प्राइमरी से कितना निकला? जीवीए दिया हुआ है, जीवीए सेकेंडरी का दिया हुआ है, जीवीए टेरिटरी का दिया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको ये फाइंड आउट करना होता है। सर ये फाइंड आउट कैसे करते हैं, ये तो आपने हमें बताया ही नहीं। तो भाई डोंट वरी अबाउट इट, अभी हम पढ़ रहे हैं ना, बता दूंगा, टेंशन मत लो। बस आपको ये समझना है पहला स्टेप क्या है कि आपको ओवरऑल जीवीए तक पहुंचना है। यानी ओवरऑल जीवीए का मतलब जीडीपी एट मार्केट प्राइस। जीडीपी एट मार्केट प्राइस तक पहुंचना है तो आपको कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। अब ये बेसिक चीजें कैसे, यानी कि जो मैं जीवीए जीवीए बार बार बोल रहा हूँ, ग्रॉस वैल्यूएटेड बोल रहा हूं, तो ये वैल्यूएटेड निकलता कैसे? तो बच्चा चलिए वैल्यूएटेड अपन की जब भी बात करेंगे तो यहां पर एक कॉन्सेप्ट है, मैं इसको समझा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। कि वैल्यूएटेड का मतलब होता है किसी एक प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए उसमें कितनी की वैल्यू एड की गई है। तो ध्यान से सुनिएगा, मैंने बोला सपोज करो फॉर एग्जांपल एक फार्मर है एक फार्मर है
और ये प्राइमरी सेक्टर से बिलोंग करता है। किस सेक्टर से बिलोंग करता है बच्चा? अगर कोई फार्मर है तो वो प्राइमरी सेक्टर से बिलोंग करता है। अब वो फार्मर ने क्या किया बच्चों? वीट प्रोड्यूस किया। कितने रुपए का? 1000 रुपए का वीट प्रोड्यूस किया। करेक्ट? कितने का बच्चा? 100 रुपए का, सॉरी। कितने रुपए का प्रोड्यूस किया? 100 रुपए का वीट प्रोड्यूस किया। तो ये 100 रुपए का वीट क्या इकोनॉमी को मिला? आपने बोला हाँ सर। अभी ये 100 रुपए का प्राइमरी सेक्टर से हमें मिल चुका है, ठीक है। अब इसके बाद ये वीट का क्या हुआ? ये वीट को सेल कर दिया किसी बेकरी शॉप के पास, ठीक है। तो बेकरी वाले ने इसको 100 रुपए में खरीदा, ठीक है ना, 100 रुपए में खरीदा, और उसने इसमें कुछ 200 रुपए का वैल्यू एड किया। 200 रुपए का वैल्यू एड करने का मतलब उसने उस व्हीट को फ्लोर में कन्वर्ट किया, देन फ्लोर को कन्वर्ट किया उसने एक ब्रेड के अंदर, एंड फिर कंज्यूमर को बेचा 300 रुपए में। तो बेसिकली 300 रुपए में जब बेचा, तो अब आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे कस्टमर तक ये गुड्स कितने का पहुंचा? ब्रेड। तो कस्टमर तक ये ब्रेड 300 रुपए का पहुंचा। अब हमारे लिए ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि भाई हम इकोनॉमी का वैल्यू एडेड अगर कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम कितना डालेंगे, 100 रुपए या 300 रुपए? तो आप इस चीज को ध्यान से समझिएगा बच्चा। सबसे पहले प्राइमरी से मुझे 100 रुपए मिला है, और अगर सेकेंडरी की बात करूं, मैं सेकेंडरी की बात करूं, तो सेकेंडरी के लिए हम हमेशा यहाँ पे 300 रुपए नहीं ले लेंगे बच्चों। सेकेंडरी के लिए जब हम वैल्यू डेट निकालने जाएंगे तो हम बोलेंगे कि सेकेंडरी का फॉर्मुला, यानी कि सेकेंडरी किसी भी वैल्यू डेट का निकालना, मान लो मुझे वैल्यू डेट निकालना है, अगर मुझे वैल्यू एडेड अगर निकालना है फॉर एग्जाम्पल, तो क्या करूंगा मैंने बोला भाई मुझे वैल्यू डेट निकालना है, तो वैल्यू डेट का एक फॉर्मुला आपको पता होना चाहिए। और वैल्यू डेट का फॉर्मुला कैसे निकलेगा भाई? तो वैल्यू डेट का फॉर्मुला निकलेगा, सिंपल सी चीज है, वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट, ठीक है, वैल्यू ऑफ आउटपुट और माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, माइनस इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब क्या होता है बच्चा? कि अगर सपोज मैंने कुछ वैल्यूएटेड की है तो मुझे वैल्यूएटेड निकालना है, तो सबसे पहले मेरा फाइनल गुड्स कितने का है और इसको बनाने के लिए मैंने कितने का कोई दूसरा गुड्स खरीदा है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं प्राइमरी की बात करूं, अगर मैं यहां पर सबसे पहले प्राइमरी सेक्टर की बात करता हूं, तो प्राइमरी सेक्टर ने सिंपल सी बात है कितने का वैल्यू ऑफ आउटपुट दिया? 100 रुपीज का वैल्यू ऑफ आउटपुट दिया, और इसने लाइक रॉ मटेरियल यानी वीट प्रोड्यूस करने के लिए कुछ दूसरा गुड्स लिया था क्या? तो आप बोलोगे नहीं सर, एक्सपेंसेस अलग चीज है, बट क्या कुछ दूसरा गुड्स ने लिया था? नहीं सर। तो बेसिकली प्राइमरी सेक्टर का टोटल वैल्यू एडेड कितना निकल गया बच्चा? तो टोटल वैल्यू एडेड कितना निकल गया? तो ये वैल्यू एडेड निकल गया बच्चा 100। ये प्राइमरी सेक्टर का हो गया। देन वी टॉकिंग अबाउट सेकेंडरी सेक्टर। तो सेकेंडरी सेक्टर की बात ध्यान सुनिएगा। सेकेंडरी सेक्टर ने फाइनल कितने का आउटपुट दिया है? तो जो ब्रेड उन्होंने बेचा वो ब्रेड 300 रुपए का बेचा। कितने का बेचा बच्चों? 300 रुपए का बेचा। तो ये 300 रुपए हो गई वैल्यू ऑफ आउटपुट। क्या हो गया? मैं एक बार फिर से फॉर्मुला लिख लेता हूं कि अगर मुझे सेकेंडरी सेक्टर का वैल्यू एडेड निकालना है तो मैं फॉर्मुला लिखूंगा वैल्यू ऑफ आउटपुट। क्या लिखूंगा बच्चा? वैल्यू ऑफ आउटपुट और माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो सिंपल सी बात है, सेकेंडरी सेक्टर ने कितने का वैल्यू ऑफ आउटपुट दिया? तो आप बोलोगे सर इतना बेसिक क्वेश्चन आपने हमसे पूछा है, सेकेंडरी सेक्टर ने वैल्यू ऑफ आउटपुट दिया 300 का। कितने का दिया है? 300 का। क्या सेकेंडरी सेक्टर ने कुछ ऐसे गुड्स खरीदे थे जिसको उसने कन्वर्ट किया है? यानी बेसिकली दे आर टॉकिंग अबाउट इंटरमीडिएट गुड्स। क्या यहां पर इंटरमीडिएट गुड्स की बात हुई है? तो योर आंसर विल बी यस सर। तो हमने इंटरमीडिएट गुड्स कितने का लिया था भाई? वेट लिया था हमने, तो कितने का लिया था भाई? 100 रुपए का। तो सेकेंडरी सेक्टर ने कितने का? सेकेंडरी सेक्टर ने कितने का वैल्यू एडेड दिया है भाई? 200 रुपए का वैल्यू एड दिया है। अब मुझे सपोज करो भाई निकालना है जीडीपी एट एमपी। मुझे क्या निकालना है? जीडीपी एट एमपी। और मेरे क्वेश्चन के अंदर सिर्फ दो सेक्टर ही कंसीडर किए गए, टेरिटरी का सपोज नहीं दिया है क्वेश्चन के अंदर कोई भी एग्जांपल। तो अब मैं क्या करूंगा, मेरा प्राइमरी से 100 का वैल्यू एडेड और मेरा सेकेंडरी से 200 का वैल्यू एडेड। तो मैं क्या बोलूंगा भाई, मेरा दो जीडीपी एट एमपी यानी सारे सेक्टर से मिलाकर के जो मुझे टोटल वैल्यू एडेड मिला है वो कितना मिला है? 300 मिला है। तो दिस इज कंसिडर्ड एज एन एग्जांपल ऑफ टोटल जीवीए यानी कि ग्रॉस वैल्यू एडेड, या ग्रॉस वैल्यू एडेड को हम क्या बोलते हैं? ओवर ग्रॉस वैल्यू एडेड को हम बोलेंगे, सिंपल सी बात है, जब पूरा आपका जीवीए एमपी निकल जाएगा तीनों सेक्टर से, यानी कि प्राइमरी प्लस सेकेंडरी प्लस टेरिटरी, तो ये क्या बन जाएगा हमारे लिए बच्चा? जीडीपी एट एमपी। हम इसको किससे डिनोट करेंगे? जीडीपी एट एमपी से डिनोट करेंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। गॉट इट? अब सर एक बात बताओ, हमारे क्वेश्चन में वैल्यू एडेड हमें निकालना होगा तो हम निकाल लेंगे, हमें कोई टेंशन नहीं, आपने बता दिया, हमें बात समझ में आ गई। बट क्या सर वैल्यू एडेड निकालने के लिए हमें दो चीजें चाहिए? हमें पता है, हमें वैल्यू ऑफ आउटपुट चाहिए क्वेश्चन के अंदर, और हमें ना इंटरमीडिएट कंजम्पशन चाहिए। तो अगर ये दोनों चीजें मिल गई, हम वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास वैल्यू एडेड आ जाएगा। बट क्या हो अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट ना गिवन हो? मैंने क्या बोला? इफ देयर इज नो इंफॉर्मेशन इज गिवन इन द क्वेश्चन रिलेटेड टू द वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट ही नहीं दिया गया, तो अब क्या करोगे? सर हम लोग वैल्यू ऑफ आउटपुट भी निकाल सकते हैं, हमें टेंशन वाली बात नहीं है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकाला जाता है ध्यान सुनिएगा अभी।
चलो मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको, फिर ये फॉर्मुलेस पे हम आ जाएंगे। सारे फॉर्मुलेस आपको यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेस हैं ये आपके काम आएंगे। करेक्ट। अब आपको क्या बोला मैंने कि भाई मुझे पता है वैल्यू एडिट का फॉर्मूला क्या है। तो वैल्यू एडिट का फॉर्मूला बच्चा वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट जैसा कि अभी हमने आपको बताया, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। करेक्ट। अगर क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ आउटपुट डायरेक्टली नहीं दिया हुआ तो फिर आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट भी निकालना पड़ सकता है, इज इट। और वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकालोगे, तो आप बोलोगे सर वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने के लिए हमें यहाँ पर चाहिए सेल्स। फिर हमारे क्वेश्चन के अंदर सेल्स दिया होगा, ये सेल्स की इंफॉर्मेशन दी होगी, हम सेल्स लेंगे और सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक कर देंगे। सेल्स प्लस क्या कर देंगे बच्चा, चेंज इन स्टॉक। ठीक है। चेंज इन स्टॉक भी नहीं दिया तो चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला भी आप लोग लिख सकते हैं कि चेंज इन स्टॉक का मतलब क्या है भाई। तो चेंज इन स्टॉक का मतलब है ऑल दो कि कितने की ओपनिंग इन्वेंट्री थी और कितने की क्लोजिंग इन्वेंट्री थी, उसके हिसाब से डिफरेंस चीज, इज इट। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा, क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग स्टॉक बोल दो या क्लोजिंग इन्वेंट्री बोल दो, एक ही बात है, माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री। करेक्ट। तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूले जो आपको क्वेश्चन में ढूंढने एंड बस क्वेश्चन के हिसाब से अपनी इंफॉर्मेशन निकाल के इस वैल्यू में, इस फॉर्मूले में पुट करना है। आपका इजीली क्या मिल जाएगा आपको। अच्छा, यहाँ पे कैलकुलेशन बहुत टिपिकल नहीं है कि आप सोचोगे भाई कैलकुलेशन सर हमें नहीं बन रहा था, अदरवाइज तो हमें सब कुछ आता था। भाई कैलकुलेशन में कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आपको सिर्फ क्या करना है, वैल्यूडेट निकालना है। वैल्यूडेट निकालने के लिए वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन चाहिए। अगर ये ना हो तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। हम देखेंगे क्या हमारे क्वेश्चन में सेल्स है, तो भाई वैल्यू ऑफ आउटपुट आपको निकालने को आ सकता है जिसमें हम बोलेंगे सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। करेक्ट। तो जैसे ही आप लोगों का क्या आ जाए भाई, जैसे ही आप लोगों का सिंपल सी बात है कि जीडीपी एट एमपी आ जाए, यानी सारे सेक्टर से आप लोग वैल्यूडेट निकाल के जीडीपी एट एमपी तक आ गए। और हमें पता है कि नेशनल इनकम क्या होता है भाई, तो नेशनल इनकम होता है बच्चा एनएनपी एट एफसी। तो मैं आपसे अगर पूछूं कि भाई मैं जीडीपी एट एमपी से एनएनपी एट एफसी तक कैसे आ सकता हूं, तो भाई जी मतलब ग्रॉस, ग्रॉस से नेट पे आना है, मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस डेप्रिसिएशन। मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, माइनस डेप्रिसिएशन। डी से डी, सॉरी डी से डोमेस्टिक एंड एन से नेशनल। तो डोमेस्टिक इनकम से मुझे अगर नेशनल इनकम पे जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चा, डोमेस्टिक इनकम से मुझे अगर नेशनल इनकम पे आना है तो मुझे प्लस करना पड़ेगा एनएफआईए। क्या प्लस करना पड़ेगा, मुझे एनएफआईए प्लस करना पड़ेगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इज इट। मुझे एनएफआईए प्लस करना पड़ेगा ताकि मैं अपनी डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम तक पहुंच पाऊं। गॉट, ठीक है। एंड पी से भी कोई दिक्कत नहीं, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आना है। तो हमें क्या पढ़ा हुआ है, हमने पढ़ा हुआ है कि अगर मुझे मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आना है तो इसका मतलब क्या है कि सर मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे, जब फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाते हैं तो हम माइनस करते हैं प्लस, तो प्लस एनआईटी करते हैं। क्या करते हैं भाई, प्लस एनआईटी करते हैं। तो इसी का जैसे अपोजिट, अगर मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस एनआईटी। क्या करना पड़ेगा बच्चा, माइनस एनआईटी करके हम फैक्टर कॉस्ट पे पहुंच सकते हैं। तो हमारा एक और कैलकुलेशन माइनस एनआईटी करेंगे, बस काम खत्म। और हम कहां पे पहुंच जाएंगे, एनएनपीएफसी पे। इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, नेशनल इनकम। इसी को हम क्या बोलते हैं, नेशनल 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 इनकम। गॉट इट। तो ये सारे फॉर्मुलेस आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो आपको मैंने यहाँ पे बताए। इन फॉर्मुले के बाहर, इन फॉर्मुले और इन कॉन्सेप्ट के बाहर आपका नेशनल इनकम थ्रू द वैल्यूएटेड मेथड कभी भी नहीं पूछा जाएगा। आपको बिल्कुल क्लियर रहना है। क्या बोला गया है, राइट द सेल्स वैल्यू एट सेल्स ऑफ ऑल सेक्टर इफ गिवन सेक्टर वाइज, इज इट। अगर सेल्स दिया हुआ है तो सेल्स ले लो एंड उसमें क्या ऐड करोगे भाई, चेंज इन स्टॉक ऐड करोगे। क्या ऐड करोगे, चेंज इन स्टॉक ऐड करोगे। सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट। क्या मिल जाएगा आपको, वैल्यू ऑफ आउटपुट। उस वैल्यू ऑफ आउटपुट में से, यानी यहां से अपन को दो स्टेप से क्या मिल गया, ये दो स्टेप से हमें क्या मिल गया भैया, वैल्यू ऑफ आउटपुट मिल गया। और जब वैल्यू ऑफ आउटपुट में से हम लोग माइनस कर देंगे इंटरमीडिएट कंजम्पशन, देन हमें क्या मिल जाएगा बच्चा, वैल्यू एडेड। और वही वैल्यू एडेड क्या होगा, जीडीपी एट एमपी। और फिर जीडीपी एट एमपी से हमें एनपीएफसी तक पहुंचना है। करेक्ट। तो ये ओवरऑल थॉट याद रहे, यानी कि जैसे आपको नेशनल इनकम तक पहुंचना है, मैंने क्या बोला, जीडीपी में से माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, प्लस एनएफआईए एंड माइनस एनआईटी। यही हमने यहां पर अभी डिस्कस कर लिया, जो आप लोग को ऑलरेडी पता है, इज इट। ये वाला थॉट आपका क्लियर है तो आप नेशनल इनकम तक इजीली पहुंच सकते हो। अब इसमें एक चीज और बच्चा, कि हम लोग ने बोला सिंपल सा थॉट है कि क्या क्या प्रिकॉशन लेने होते हैं हमें एज एन whenever we calculating the value of national income by using the value added method, is it। तो कुछ प्रिकॉशन आपको बस पता होने चाहिए। एंड वो प्रिकॉशन कौन सा है कि भाई अवॉइड डबल काउंटिंग। हम लोग इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस ही इसलिए करते हैं, कभी आपसे पूछ लिया जाए, कभी आपका कोई एक्सटर्नल आपसे पूछ ले कि क्यों आप लोगों यहाँ पर इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस कर रहे हो, जस्ट बिकॉज ऑफ टू अवॉइड द डबल काउंटिंग। अगर हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं माइनस करेंगे तो वो इकोनॉमी में दो बार काउंट हो जाएगा, इज इट, जिसको हम अवॉइड करना चाहते हैं। उसके बाद बच्चा, डू नॉट इंक्लूड ऑफ सेल ऑफ सेकंड हैंड गुड्स। तो बच्चा हम सेल जब ले रहे होंगे तो हमेशा ध्यान रखिएगा सेल सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड्स की ही लेनी है। अगर आपकी इकोनॉमी के अंदर सेल सेकंड हैंड गुड्स की हो रही है, कोई भी गुड्स अगर पहले ही
मतलब बने हुए हैं एंड आई थिंक उसकी एक बार ऑलरेडी सेल हो चुका है। अगर आप उसको दोबारा सेल करते हो तो वो सेल आपकी कंसिडर नहीं की जाएगी वाइल कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ नेशनल इनकम, बिकॉज जब वो एक बार सेल हुआ होगा तो वो ऑलरेडी नेशनल इनकम में कैलकुलेट हो गया होगा किसी ईयर में, इज इट? तो दोबारा से उसको नहीं करना है। अगेन रीजन वही होगा, डबल काउंटिंग। फिर आगे बात करेंगे बच्चा, सेल्फ कंज्यूम आउटपुट मस्ट बी इंक्लूडेड। अगर कोई गुड्स रेडी किए गए और जैसे मान लो मेरी एक फैक्ट्री है और मेरी फैक्ट्री ने 100 शूज के पेयर रेडी किए, तो उसके 5 शूज जो है ना वो मैंने अपने रिलेटिव्स और अपने लिए यूज कर लिए। तो क्या मैं स्टॉक जो है ऐड करूंगा पूरा का पूरा 100 या सर मैं 95? तो आप बोलोगे सेल्फ कंजम्पशन में भले क्यों ना आपने शूज यूज किए हो, बट इट इज अ पार्ट ऑफ योर नेशनल इनकम, क्योंकि वो क्रिएट तो किया गया है ना, आप यूज कर रहे हो। तो ऑलरेडी आपके पास अगर फैक्ट्री नहीं होती आप खरीद के करते, तो कहीं ना कहीं कॉस्टिंग तो लगी है ना उसके अंदर, यस। तो इसी रीजन की वजह से हम उसको नेशनल इनकम का पार्ट बनाते हैं। सो बच्चा, ऑल दो आपने इसके थ्रू जब पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझा नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का थ्रू द वैल्यू एडेड मेथड, इसी तरीके से अपकमिंग सेशंस के अंदर हम लोग बहुत सारे मेथड्स पे बात करने वाले हैं। सो ऑल दो बच्चा, इन्हीं सारी बातों के साथ अभी फिलहाल इस सेशन को यहाँ पर हम फाइनली कंक्लूड करते हैं। मिलता है आपके साथ बहुत जल्द नेक्स्ट सेशन में, बट उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए कि अगर आप भी चाहते हैं कि भाई हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप का पार्ट बन जाए, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, आप वहां पे जाके सीयूटी बाय सुपर ग्रेड्स वाला जो यहाँ पे चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर बहुत 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 सारी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, ये पूरे सेशंस की सारी पीडीएफ्स आप लोग को वहां पे मिल जाएंगी, जिसको आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो। एंड द थिंग इज की बहुत 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 सारी इंफॉर्मेशंस भी आप लोग को उसी टेलीग्राम पे मिल जाएगी, जो आपकी प्रिपरेशन जर्नी में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। सो व्हाट आई मीनिंग ऑफ, फटाफट जल्दी से ज्वाइन कर लो। एंड द थिंग इज कि आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करो एंड अपने दोस्तों के साथ इस सेशन को शेयर करो। मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन के अंदर नेक्स्ट बहुत सारे कॉन्सेप्ट के साथ। अभी के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।